हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है अमरजीत और जैसा कि आप देख रहे हैं आज का थोड़ा सा नज़ारा बदला हुआ। आज ब्लैक बोर्ड नहीं है। आज हमें इतिहास पढ़ाना था तो हमने सोचा अगर इतिहास पढ़ा ही रहे हैं तो आप लोगों को इतिहास में ले चलते हैं थोड़े से विजुअल्स के थ्रू। थोड़ा सा हम खुद ही आपको बता के कुछ इतिहास में ले जाएंगे। अच्छा, इससे पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कवर किया था, उससे पहले हमने इंग्लिश कवर किया था। आज हम सामाजिक विज्ञान कवर करने वाले हैं जिसका पहला भाग है इतिहास। कल हम भूगोल पे बात करेंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे करके चारों भाग कवर कर लेंगे। और एक छोटी सी बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ शुरू करने से पहले, आज की पूरी क्लास स्टोरी मोड में चलेगी। वैसे हम लोग ज़्यादातर स्टोरी मोड में ही पढ़ते हैं लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा चलेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। कहानी है 18वीं सदी के पहले की। जब ना तो जर्मनी बना था और ना ही इटली। सब छोटे छोटे राजे महाराज थे, लोग राजा के अधीन थे। और ठीक उसी समय फ्रांसीसी क्रांति आई। साल था सन 1789। उस क्रांति में स्वतंत्रता के, समानता के, बंधुत्व के नारे दिए गए और जनता की जीत हुई। अब शक्ति जनता के पास आ गई थी तो देश का झंडा, राष्ट्रगान, नागरिक अधिकार, यह सब यहीं से शुरू। तब पहली बार लोगों को महसूस हुआ कि हम सब एक समान हैं जब नेपोलियन बोनापार्ट ने समान कानून, टैक्स सिस्टम और प्रशासन लागू किया। साल था 1804। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सन 1815 में राजाओं ने फिर से जोर भरा कि उनकी जो राजशाही है वो वापस आ जाए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। 1830 और 1848 की क्रांतियों ने राष्ट्रवाद को और मजबूत किया, जिसके बाद 1861 में इटली का एकीकरण हुआ और उसके 10 साल बाद जर्मनी का। अच्छा, इस तरह से अब यूरोप में राष्ट्रवाद की स्थापना हो गई थी और अब बारी थी इंडिया की। अच्छा, भारत में जब राष्ट्रवाद शुरू हुआ तो उस समय अंग्रेजों का शासन था हम लोगों पर और हमारी शुरुआत भी वहीं से हुई, अंग्रेजों का विरोध करने से। पहला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ सन 1857 में हुआ। 1885 में कांग्रेस बनी और 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। लेकिन कहानी तब बदली जब जलियांवाले बाग में सैकड़ों निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया। दिन था 13 अप्रैल 1919। इसके बाद जनता का भरोसा अंग्रेज से उठ गया और 1920 का सहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन सारे विद्रोहों ने अंग्रेजों की तो मानो नींव हिला दी और 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अच्छा बच्चों, हम यहाँ कुछ शब्दों का मतलब सीख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है जब किसी देश के लोग खुद को एक इतिहास, एक संस्कृति और एक भविष्य से जोड़ लेते हैं तो उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। दूसरा शब्द है वैश्विक दुनिया। जब अलग अलग देश व्यापार, लोग, संस्कृति और तकनीक के जरिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसे ही वैश्विक दुनिया कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह नया नहीं था। पुराने समय से ही कई चीजें व्यापार के जरिए एक जगह से दूसरे जगह जाती थी, जैसे भारत के मसाले, चीन से रेशम, यूरोप से सोना चांदी। लेकिन इन सब के साथ धर्म, बीमारियां और तकनीक भी एक देश से दूसरे देश जाने लगी। 18वीं और 19वीं सदी यूरोप में औद्योगिक क्रांति। अच्छा, मशीनों से उत्पाद तो बढ़ा लेकिन कच्चे माल की जरूरत से यूरोप ने अफ्रीका और एशिया को अपना उपनिवेश बना लिया। इससे यूरोप अमीर होता गया और जो उसके उपनिवेश थे वो गरीब होते गए। अच्छा, अब तक अंग्रेज भारतीय व्यापार को नष्ट कर चुके थे और भारत को एक कच्चे माल का स्रोत बना चुके थे, जिससे महामंदी आ गई। 1929 की यह वैश्विक महामंदी पूरी दुनिया के लिए एक झटका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने नया रास्ता अपनाया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी और अर्थव्यवस्था को एक सहारा मिला। अब तक कारखाने नहीं आए थे और कारखानों के आने से पहले लोग घरों में काम करते थे। व्यापारी कच्चा माल देते थे और लोग घर पर कपड़ा और सामान बनाते थे। और जब कारखाने आए भी तो मजदूरों की कमी होने लगी। जो मजदूर थे भी उन्हें घंटों काम करना पड़ता था क्योंकि बहुत कम थे। अच्छा, अंग्रेजों ने एक तकनीक अपनाई। जो भारत का कच्चा माल था उसे सस्ते में लेने लगे और जो अपना माल था उसे महंगे में बेचने लगे, जिससे भारतीय कारीगर और बेरोजगार होते चले गए। और तब जाके 19वीं सदी के अंत में भारत में भी कुछ आधुनिक उद्योग लगे, जैसे कपड़े की मिल, जूट की मिल, लौह इस्पात उद्योग। कंपनियों द्वारा भारत में देवी देवताओं की तस्वीरों का विज्ञापन बनाए गए ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। अब समय आ गया था छपाई का। सबसे पहले चीन ने छपाई शुरू की, लेकिन असली बदलाव 1448 में आया जब योहान गुटेनबर्ग ने छापा खाना बनाया। अब छपाई सस्ती हो गई, किताबें सस्ती हो गई, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई, जिसका फायदा मार्टिन लूथर ने उठाया जब उन्होंने किताबों के जरिए चर्च की आलोचना की। कहने का मतलब है विज्ञान, तर्क, स्वतंत्र सोच, छपाई ने विचारों को तेजी से फैलाया।
और यहीं से आधुनिक सोच की शुरुआत हुई। भारत में पहला छापाखाना गोवा में स्थापित किया गया। साल था सन 1556। अच्छा, उस समय अंग्रेजों का शासन था। अखबारों ने ब्रिटिश अत्याचार को लोगों तक पहुंचाया, जिससे राष्ट्रीय चेतना तेजी से फैलने लगी और ब्रिटिश सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कई बार अखबारों पर सेंसरशिप लगाया, लेकिन विचारों को रोकना अब मुश्किल था। तो बच्चों, इस तरह से मैंने पूरा इतिहास एक कहानी में समेट दिया, एक कहानी में बता दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी आप पढ़ें अपने बोर्ड के लिए, अपने एग्जाम के लिए, तो पहला प्रेफरेंस आप अपनी बुक को दें, अपनी कॉपी को दें, उस कॉपी को जिसको आपके टीचर ने लिखवाया है, आपके मैडम ने लिखवाया है, आपके सर ने लिखवाया है। हाँ, अगर आपको जरूरत पड़े कि पूरा इतिहास का एक ओवरव्यू लिया जाए कि क्या क्या चीजें हैं हमारे इतिहास में, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने शॉर्ट में सारी चीजें कवर कर दी है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।